आज हम पढ़ेंगे मोलर आयतन या मोलर वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं, इसकी एक परिभाषा है कि एसटीपी पर ठीक है, एसटीपी पर गैस के, यहाँ पर देखो गैस पर ध्यान देना, गैस के एक मोल का आयतन या वॉल्यूम है ना, वी से उसको दर्शाएंगे। वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मोलर आयतन। इसको समझने के लिए मान लो हमारे पास एक पात्र है। ठीक है, इस पात्र के अंदर कोई गैस भरी हुई है, ये गैस के पार्टिकल्स है। ठीक है, अब ये जो पात्र है, इस पात्र के अंदर जो भी गैस भरी हुई है, इस गैस का मान लो आयतन कितना है, आयतन जो है जिसको अपन V से लेंगे, उसको आयतन V है। ठीक है, उसका आयतन कितना है V, इसको अपन लीटर में लेंगे। ठीक है, किस में लेंगे, अल्फा लीटर में। ठीक है, और इसमें इसके कितने मोल भरे हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोल इक्वल टू कितना है इसका, n मोल लगा हुआ है। ठीक है, इसको भी किस में लेंगे, मोल में लिखेंगे, n मतलब मोल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर प्रेशर या दाब कितना है, इसका जो दाब है इसको अपन P से दर्शाएंगे, और इसका जो इकाई होगा वो वायुमंडलीय या ATM मतलब एटमॉस्फेयर होता है। ATM मतलब एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय दाब। ठीक है, और टेम्परेचर जो है, इसका जो ताप है उसको कैपिटल T से लिखेंगे, और इसको हमेशा केल्विन से दर्शाया जाएगा। के मतलब कैपिटल केल्विन इसकी इकाई होगा। ठीक है, ये सभी समीकरणों के बीच में यहाँ पर देखो, ये जो गैस है, गैस का आयतन V है, n मोल गैस इसमें भरा हुआ है, दाब P है और ताप जो है कैपिटल है। इन सब के बीच में यदि अपन एक संबंध जोड़ते हैं, तो संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमको एक फॉर्मूला मिलता है। वो फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू nRT। क्या फॉर्मूला होता है, PV इक्वल टू nRT। इसको कहा जाता है आदर्श गैस समीकरण। इसको क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण। अब इसमें देखो, ये तो आपको पता है कि ये P क्या हो गया, दाब हो गया, V क्या हो गया, आयतन हो गया, N क्या हुआ, यहाँ पर मोलों की संख्या हो गई, T क्या है, ताप है। ठीक है, यहाँ पर तुमको एक नया फैक्टर दिख रहा है, इसको कहते हैं R। तो R यहाँ पर क्या है, R जो है इसको कहा जाता है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। इसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। ठीक है, तो ये तो PV इक्वल टू nRT को क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। R क्या है, यहाँ पर सार्वत्रिक गैस स्थिरांक होता है, और इसका जो मान होता है ये चूंकि स्थिरांक है, इसका मान कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका मान होता है 0.821 लीटर, L मतलब लीटर, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय हो गया, प्रति केल्विन इसलिए -1। ठीक है, और प्रति मोल इसलिए -1। ठीक है, तो सार्वत्रिक गैस स्थिरांक का मान कितना होता है, 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल। प्रति केल्विन -1 मतलब अपन बोलते हैं प्रति। ठीक है, और मोल मतलब ये प्रति मोल हो गया। तो ये है सार्वत्रिक गैस कांस्टेंट का ये मान हो गया, और ये हो गया उसकी इकाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोलता है, मान लो हम पात्र के अंदर, इस पात्र के अंदर ये वाला नियम किसके लिए लागू होता है, कोई भी गैस के लिए लागू होता है। ये किसी भी गैस के लिए, जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर गैस, यहाँ पर ये कोई भी गैस हो उसके लिए वो लागू होगा। चाहे वो गैस ऑक्सीजन हो, चाहे वो गैस हाइड्रोजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे पानी जो है गैसीय अवस्था में हो, कोई भी गैस, यदि वो यहाँ पर गैस होना चाहिए, कोई भी गैस हो, उस पर ये नियम जो है वो लागू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आता है STP। यहाँ पर एक शब्द तुम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, STP। तो STP का मतलब क्या होता है, STP को कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड
प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या होता है? ये मानक ताप और दाब है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर किसको माना जाता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है इसको मानते हैं, ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना, इसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बोलते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को का क्या कहते हैं? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड? यानी होता है 273 केल्विन, है ना। और मानक स्टैंडर्ड प्रेशर किसको बोला जाता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एक वायुमंडलीय दाब को कहा जाता है एक स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है। तो यदि तुमको बोला जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब कितना बोलोगे? 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस समीकरण में यदि अपन ये बोलते हैं कि हमारे पास V जो है आना है स्टैंड, हमको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ये आयतन 22.4 किस प्रकार से आया? ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यदि हम ये सब जो मान होता है, इस मान को यदि अपन इस फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, किस में पुटअप करते हैं? PV इक्वल टू NRT में, PV इक्वल टू NRT में। तो P क्या हो गया यहाँ पर? एक वायुमंडलीय दाब, तो यहाँ पर अपन कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसा करो, V का मान अपने को निकालना है, तो V को इस तरफ रख दो और पूरे फैक्टर को इधर ले आओ, तो NRT और P क्या हो जाएगा? इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो गया? N इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? 1 मोल। N इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 मोल। R का मान क्या होता है? यहाँ पर दिया हुआ है 0.821 लीटर, ठीक है। ये हो गया लीटर, इनटू क्या हो गया? एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय। यहाँ पर प्रति केल्विन है, तो प्रति केल्विन मतलब अपन उसको क्या लिख सकते हैं? प्रति केल्विन यानी नीचे के आ जाएगा, है ना, प्रति केल्विन, और प्रति मोल इनटू यहाँ पर नीचे क्या आ गया? मोल। इतना समझ में आ गया, ठीक है। प्रति केल्विन प्रति मोल का मतलब क्या होता है? इसको अपन नीचे लिखेंगे, प्रति केल्विन प्रति मोल। ये हो गया आर का इकाई। और टी का इकाई क्या होता है? टी मतलब कितना बोलते थे? 273 केल्विन, ठीक है। और नीचे क्या है? यहाँ पर प्रेशर है, तो प्रेशर को अपन कितने लिखेंगे? 1 एटमॉस्फेयर, 1 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये वाला जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर और ये एटमॉस्फेयर यहाँ पर कट गया, ठीक है। ये केल्विन और ये केल्विन यहाँ पर कट गया, ठीक है। और यहाँ पर और क्या कट गया? ये मोल और ये मोल कट गया। हमारे पास क्या बचा? ये, ठीक है, ये बचा 1 इंटू 0.821 इंटू 273। इसको यदि अपन हल करेंगे तो इसको हल करने से अपने को कितना मिलता है? देखो क्या बचा है, ये केवल लीटर बचा है ना। तो जब अपन 1 इंटू 0.821 इंटू 273 करते हैं तो अपने को मिलता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसलिए V इक्वल टू कितना हो गया? 22.4 लीटर। ये देखो, ये किसी भी गैस के लिए लागू होता है, समझ में आ रहा है। मान लो यदि अपन ये जो पात्र है, इस पात्र के अंदर मान लो हम क्या लेते हैं? CO2 गैस लेते हैं। इसके अंदर क्या है? CO2 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यदि मान लो एक दूसरा पात्र है, इस पात्र के अंदर मान लो हमारे लिए क्या है? हाइड्रोजन गैस है। इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन गैस है। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। एक और पात्र ले लो, इसके अंदर मान लो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। और सभी STP पर यदि इसके 1 मोल का आयतन, इसके अंदर सबके पास कितना है? मान लो 1 मोल है। सबके अंदर कितना है? 1 मोल गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो इन सब का आयतन STP पर कितना हो जाएगा? सभी गैस है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी हाइड्रोजन गैस है, ये भी कितना है? ऑक्सीजन गैस है। कितना मोल लिया गया है? 1-1 मोल लिया गया है। सबका कितना मोल लिया गया है? 1-1 मोल। तो 1-1 मोल का आयतन कितना हो जाएगा इसका? 1-1 मोल का आयतन कितना हो जाएगा? आयतन मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना हो जाएगा? 22.4।
यहाँ पर हाइड्रोजन का भी कितना हो जाएगा आयतन 22.4 लीटर। सब में लीटर इकाई लिखना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन का भी चूंकि 1 मोल है तो आयतन कितना हो जाएगा इसका भी 22.4 लीटर। ठीक है, सबका यदि 1 मोल होगा तो 1 मोल का आयतन कितना होगा 22.4 लीटर। समझ में आ गया। यदि तुमको बोले कि अणुओं की संख्या कितना है, उस दिन तुम लोग पढ़े थे मोलों की संख्या, ठीक है ना। यदि आप लोग को बोला जाए कि अणुओं की संख्या कितना है तो अणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अणुओं की संख्या कितनी होगी एवोगैड्रो संख्या के बराबर। अणुओं की संख्या कितनी होगी एवोगैड्रो संख्या के बराबर, मतलब n0। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा n0, ये भी क्या हो जाएगा n0। तो n0 मतलब क्या होता है एवोगैड्रो संख्या, ये बराबर 6.022 गुणित 10 का घात 23। ये इतनी है क्या है अणुओं की संख्या है, ये याद रखोगे एक संख्या है इसलिए इसके आगे कोई इकाई नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब यदि बोला जाए कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान है ना, क्या बोला जा रहा है 1 मोल का, 1 MOL होता है ना, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। यदि बोला जाए इसका द्रव्यमान या मास कितना होगा, द्रव्यमान या मास, किसका द्रव्यमान 1 मोल का है ना, 1 मोल का, क्या बोल लिखूंगी 1 मोल का, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 1 मोल का द्रव्यमान देखो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुभार होता है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, जैसे यहाँ पर अपन कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का है C+O2 है ना, C+ क्या हुआ O2, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन का होता है 12 धन ऑक्सीजन का 2 हो गया तो 32, तो कितना हो गया ये 44 ग्राम। तो इसको अपन कितना लिखेंगे 44 ग्राम लिखेंगे, क्योंकि 1 मोल का भार जब भी लिखा जाता है तो किस में लिखते हैं 40 ग्राम में लिखा जाता है, आप लोग को बताई थी है ना। उसी तरह से यदि हाइड्रोजन का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 मोल का द्रव्यमान 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये 32 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से यदि आप लोग को ये बोला जाए कि हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान, यहाँ पर देखो एक अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ग्राम है उसको एवोगैड्रो संख्या से विभाजित कर देंगे। ठीक है, यदि बोलेंगे एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा 44/6.022 गुणित 10 का घात 23 यानी एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, उसी तरह से यदि बोला जाए हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान तो 2 कितना हो जाएगा एवोगैड्रो संख्या, मैं बार बार नहीं लिख रही, n0 लिख लो। ठीक है, n0 या Na लिखा जाता है, मैं ये बताई थी। उसी तरह से यदि बोला जाए ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 32 एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, और इसके आगे कितना लिखोगे AMU लिखोगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया। देखो यदि इसको ये इतना आप लोग को समझ में आ गया। देखो 1 मोल, ये STP पर ये जो नियम है ये सिर्फ किसके लिए है, गैसों के लिए है, लेकिन ये वाला जो नियम है अणुओं की संख्या द्रव्यमान अणु की मान, ये सभी के लिए लागू होता है, ये गैस के लिए नहीं है। ठीक है, तो STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 होता है। ठीक है, STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 होता है, चाहे वो तुम किसी भी प्रकार के गैस का 1 मोल यदि यहाँ पर ले लोगे। ठीक है, यहाँ पर यदि 1 मोल ले लोगे तो उसका जो आयतन होगा, जैसे यहाँ पर मोल जो है वो कितना हो जाएगा, मान लो 1 कर दिए। ठीक है, यहाँ पर मोल कितना कर दिए 1 कर दिए, जैसे मैं यहाँ पर बताई थी ना, यहाँ पर मोल कितना कर दिए 1 कर दिए। ठीक है, यानी यदि हम यहाँ पर आयतन जो है V ले लिए थे, लेकिन ये V कब होगा, जब मोल जो है वो कितना हो जाए 1 मोल हो जाए, दाब कितना हो जाए 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, ताप कितना हो जाए 273 केल्विन हो जाए, तब V का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर V का मान कितना आ जाएगा, उस समय वो हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, एक बार और बता दूं, देखो यदि अपन यहाँ पर कितना ले ले, इसका मान जो है वो कितना ले ले 1 ले ले। ठीक है, दाब कितना ले ले, 1 वायुमंडलीय ले ले। ठीक है, ये 1 मोल हो गया, ये भी 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 वायुमंडलीय हो गया। ताप कितना ले ले, यदि 273 केल्विन ले लेंगे तो यहाँ पर आयतन कितना हो जाएगा, आयतन का मान कितना हो जाएगा
22.4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये अपन कहाँ से निकाले हैं, ये कहाँ से निकाले हैं, ये वाले समीकरण से निकाले हैं। ठीक है, तो ये किसी भी गैस के लिए लागू होता है। यदि वो गैस जो है किस में लिया जाए, एसटीपी पर लिया जाए और 1 मोल यदि लेंगे तो किसी भी गैस का यदि 1 मोल लिया जाएगा तो उसका आयतन होगा 22.4 और उसका भार कितना हो जाएगा, उसका भार होगा उसके अनुभार के बराबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक बार फिर बता देती हूँ, यदि अपन कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लिए हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, हाइड्रोजन का 1 मोल लिए गैस है, ऑक्सीजन का 1 मोल लिए वो भी क्या है, गैस है। ठीक है, और एसटीपी पर यदि अपन लेंगे मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन होना चाहिए तो आयतन उसका कितना हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आयतन 22.4 होगा, हाइड्रोजन का भी लेंगे तो भी उसका आयतन इतना होगा, ऑक्सीजन लेंगे तो भी उसका आयतन सेम होगा। और अणुओं की भी संख्या कितनी हो जाएगी, एवोगैड्रो संख्या के बराबर, क्योंकि 1 मोल में अणुओं की संख्या क्या होती है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर। देखो ये भी सब सेम है ना, लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। 1 मोल का द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम के बराबर होगा, उसके अनुभार के बराबर। हाइड्रोजन के 1 मोल के अणुओं का द्रव्यमान जो है 2 ग्राम हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 ग्राम। ठीक है, लेकिन यदि अपन बोलेंगे एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो एक अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अनुभार है उसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा इतने से, एवोगैड्रो नंबर से, तो अपने को क्या मिलेगा, एक अणु का द्रव्यमान। ये बार बार मैं तुम लोग को बोल रही हूँ। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप ऑक्सीजन गैस जानते हैं ना, ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान कितना होता है, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 32 ग्राम होता है। देखो यहाँ पर 32 जो है एक ऑक्सीजन का अणु का द्रव्यमान नहीं है, 1 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान है। ठीक है, मान लो हमारे पास ये दिख रहा है ना, ये बोतल दिख रहा है, इसके अंदर देखो, मान लो इसके अंदर पूरे ऑक्सीजन गैस जो है भरी हुई है, इतने सारे मान लो ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन गैस के रूप में है, लेकिन ये जो है मैं जो भी भरी हुई है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरे दाने हैं, मान लो आप लोग, या फिर कार्बन के हिसाब से भी तुम ये कर सकते हो, मान लो ये जो एक एक दाना है दिख रहा है ना, ये एक एक दाना मैं देखो निकाल रही हूँ, ये जो एक एक दाना है, ये एक एक दाना यदि अपन 12 दाना लेते हैं, है ना, इस प्रकार से कितने दाना लेते हैं, यदि अपन इस प्रकार से 12 दाना लेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, इसको 1 दर्जन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 1 दर्जन बोलेंगे, है कि नहीं, इसको एक दर्जन बोलेंगे। लेकिन यदि ये पूरा दाना इसके अंदर, मान लो हमारे पास कितने सारे दाना है, ये इतने सारे एवोगैड्रो संख्या के बराबर दाना इसके अंदर भरा हुआ है। ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है ना, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इतनी सारी संख्या जो है इस शीशी के अंदर मान लो भरा हुआ है। ठीक है, कितना है इसके अंदर, इतने सारे दाने मान लो भरा हुआ है इसके अंदर है। तो इतने सारे कण को अपन क्या बोलेंगे, इतने सारे कण को बोलेंगे 1 मोल। जैसे 12 यदि होता तो अपन उसको 1 दर्जन बोलते। तो ये पूरे शीशी के अंदर कितने सारे कण भरे हुए हैं ऑक्सीजन के, मान लो ऑक्सीजन वैसे ठोस नहीं है, गैस है, वो इतने छोटे होते कि अपन देख नहीं पाते, लेकिन मैं तुम लोग को समझाने के लिए बोल रही। मान लो वो जो एक एक दाना है वो ऑक्सीजन के बराबर है, ठीक है, एक ऑक्सीजन के 1 अणु के बराबर है। तो यदि अपन यहाँ पर इसके अंदर भरते हैं तो इसके अंदर कितने सारे कण हैं, बहुत सारे हैं, देखो तुम गिन भी नहीं पाओगे, इतने सारे छोटे छोटे कण भरे हुए हैं। तो इसमें मान लो कणों की संख्या इतने सारे हैं, तो ये पूरे इतने सारे कण को एक साथ क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। ठीक है, और यदि 1 मोल मान लो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, हमारे पास क्या है, मान लो ये जो काले काले जो छोटे कण हैं इसको अपन क्या मान रहे हैं, मान लो ऑक्सीजन मान रहे हैं ना। यहाँ पर यदि ऑक्सीजन होगा तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, मतलब इतने सारे ऑक्सीजन को एक साथ कितना होगा, इतने सारे ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा ऑक्सीजन के अनुभार के बराबर, मतलब 32 ग्राम होगा। ठीक है, कितना होगा, 32 ग्राम। एक अणु का द्रव्यमान नहीं है, ये बार बार मैं स्पष्ट कर रही हूँ। एक अणु का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक अणु का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना हो गया, 32 ग्राम। यदि मान लो यहीं पर हम यहाँ पर यदि मान लो इस शीशी के अंदर ये जो दाना है ना, ये जो एक दाना दिख रहा है ना, ये जो एक दाना है, ये मान लो कार्बन का 1 परमाणु है। क्या है, कार्बन का 1 परमाणु है, कार्बन का 1 परमाणु है।
ठीक है। तो अब इसके अंदर यदि 12 होता तो बोलते 1 दर्जन, लेकिन इसके अंदर देखो इतने सारे दाने पूरे भरे हुए हैं। मान लो इसके अंदर कितने दाने भरे हुए हैं, एवोगैड्रो संख्या के बराबर दाना भरा हुआ है। मतलब कणों की संख्या कितना है, यहाँ पर दिख रहा है ना, कणों की संख्या कितना है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर। एवोगैड्रो संख्या को अपन किससे दर्शाते हैं, N0 से दर्शाते हैं या फिर Na से भी दर्शाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इतने सारे कार्बन को एक साथ क्या बोलेंगे, 1 मोल कार्बन। मतलब इस शीशी के अंदर कितना कार्बन भरा हुआ है, 1 मोल कार्बन भरा हुआ है। ठीक है, 1 कार्बन नहीं भरा है, 1 मोल कार्बन। और 1 मोल कार्बन जैसे ही बोले तो तुम्हारे दिमाग में कितना आ जाना चाहिए कि इतने सारे कार्बन, मतलब 6.022 गुणित 10 का घात 23 कार्बन इसमें भरे हुए हैं। ठीक है, और इसको यदि अपन वजन करेंगे, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम आप समझ सकते हो। लेकिन यदि ये जो एक कार्बन है, ये जो एक छोटा सा कार्बन के कण दिख रहा है ना, इसका वजन कितना होगा, देखो इसका वजन कैसे निकालेंगे अपन, एक कार्बन का, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए अपन कैसे करेंगे, तो देखो अपन कैसे करेंगे, 6.022 गुणित 10 का घात 23 कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है, परमाणुओं का देखो बहुवचन होगा ना, द्रव्यमान कितना है, कितना बताइए यहाँ पर कितना है, इतने सारे कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम। कितना है, 12 ग्राम। ठीक है ना। तो ये वाला एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 12 बटे ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी, 12 गुणित 1 बटे 6.022 गुणित 10 का घात 23। ठीक है, और ये वाले संख्या को क्या बोला जाता है, मैं क्या बताई थी, इसको क्या बोलते हैं, इसको 1 गुणित ये वाली जो फैक्टर होता है इसको क्या बोला जाता है, AMU बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, AMU। तो इसको अपन बोलेंगे 12 AMU, है ना। इसलिए क्लास में बताई थी ना, 1 बटे 6.022 गुणित 10 का घात जो 23 होता है, इसको क्या कहा जाता है, AMU बोलते हैं। तो इसको ये AMU हो गया, ये हो गया 12 AMU। ठीक है, तो एक कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, यहाँ पर यदि एक कार्बन परमाणु होगा, ये जो एक कार्बन परमाणु दिख रहा है ना, इसका जो द्रव्यमान होगा ये कितना हो जाएगा, 12 AMU। ठीक है, समझ में आया। और 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, इतने कार्बन परमाणु को ही क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं कि नहीं, इसी को क्या कहते हैं, 1 मोल। तो यदि तुम लोग से पूछा जाए 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो 12 ग्राम बोलोगे, यहाँ पर कितना बोलोगे, 12 ग्राम। ठीक है, लेकिन 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बोलोगे तो 12 AMU। ठीक है, लेकिन यदि मान लो यहाँ पर कितना है, कार्बन ना होके मान लो अब हमारे पास मान लो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, या फिर ऑक्सीजन का ही ले लो। ये जो ऑक्सीजन, मान लो अब इसके अंदर कितने हैं, ऑक्सीजन के कण भरे हुए हैं।